हाँ भाई, कल जो टॉपिक चल रहा था अपना तत्व यौगिक और मिश्रण था ना, और इसमें बेटा अपना जो अंतिम बिंदु चल रहा था वो किसका चल रहा था? धातु। धातु को अपन क्या कहेंगे? मेटल कहेंगे। ठीक है। धातु के बारे में बेटा आपसे मैंने बात कर ली थी। इसको 3 भागों में तत्व को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा था, जिनमें से धातु है, धातु और उपधातु था। ठीक है, चलिएगा। तो कल मैंने बात की थी कि धातु जो होते हैं इनमें निम्न गुण पाए जाते हैं, जैसे कि कठोरता। ठीक है, तो यहाँ पर पहला गुण लिखें। ये सब लिख लिया था ना बेटा आपने। उसके बाद में धातुओं के महत्वपूर्ण या तत्वों के महत्वपूर्ण तथ्य, ये लिखो। तत्वों के महत्वपूर्ण तथ्य, तत्वों के लिखो। अब एक तत्वों के महत्वपूर्ण तथ्य सबसे पहले लिखना है आवर्त सारणी का पहला तत्व। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, लिखना आवर्त सारणी का पहला तत्व आवर्त सारणी का पहला तत्व लिख लिया बेटा। उसके बाद में लिखना ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। इसके बाद में लिखेंगे बेटा एकमात्र न्यूट्रॉन रहित तत्व एकमात्र न्यूट्रॉन रहित तत्व लिख लिया सभी ने। और उसके बाद में लिखना बेटा, उसके बाद में लिखना सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पीडीएफ के सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व किस में बेटा? सूर्य में। ठीक है, सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व लिखना। इसमें सभी का आंसर एक ही होगा, हाइड्रोजन होगा। क्या होगा भाई? हाइड्रोजन। ठीक है, क्या होगा भाई? हाइड्रोजन होगा। ठीक है, चलो इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन लिखना बेटा। ये क्वेश्चन हैं आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिखना बेटा पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व, इसमें लिखेंगे एल्यूमिनियम। क्या लिखेंगे? एल्यूमिनियम लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? एल्यूमिनियम। इसके बाद में लिखना, नहीं ए यू नहीं, ए एल लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद में लिखना बेटा वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व नाइट्रोजन लिखना बेटा N2। और इसका प्रतिशत भी लिखना 78.08%। ओए तू ये क्या कर रहे हैं? इनको बोल, क्या बंद कर दूं तुम्हारी ये कहानी? ये कौन आवाज़ कर रहा है? ये बाहर से आ रही है ये आवाज़ है?
वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। ठीक है भाई, 78%। हाँ बस, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आप लिखना बेटा, सबसे हल्की धातु लिखना। सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु लिथियम लिखना बेटा, Li। सबसे हल्की धातु कौन सी होगी? लिथियम, Li। उसके बाद में लिखना सबसे भारी धातु, स्टार मार्क करना इसको, सबसे भारी धातु को कौन सी होगी भाई? सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ओस्मियम लिखो, OS, ओस्मियम, OS। उसके बाद में लिखना सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु में आप लिखेंगे प्लेटिनम, Pt। क्या लिखेंगे भाई? प्लेटिनम लिखेंगे, Pt। उसके बाद में लिखना सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु लिखना बेटा सीजियम। सीजियम का प्रतीक क्या होता है? Cs। देखिएगा बेटा, जो धातु होते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, लेकिन सीजियम धातु एक ऐसी धातु है जिसको हथेली पर रख लिया जाए तो ये वाष्पीकृत हो जाती है। इसका गलनांक क्या होता है? बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई। उसके बाद में नेक्स्ट आप लिखना भाई, सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु क्या होगी मालूम है भाई? सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु फ्लोरीन, F। सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु फ्लोरीन, F। लिख लिया भाई। उसके बाद लिखना पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपधातु, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपधातु, इसका प्रतीक लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे Si, सिलिकॉन। क्या होता है बेटा? सिलिकॉन। ठीक है। अब लिखना आप धातु, आप सभी जानते हैं, आपसे कल मैंने बातें की थी, एक बार फिर से कर रहा हूं, याद रखना। धातुएं जो होती हैं कैसी होती हैं बेटा? कठोर। लेकिन सोडियम और पोटेशियम क्या होती हैं? मुलायम होती हैं। अर्थात इनको हम किससे काट सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। ठीक है। और ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील भी होती हैं। वायु व नमी के संपर्क में आते ही तुरंत क्या पकड़ लेती हैं? आग पकड़ लेती हैं। इसीलिए इन्हें कहाँ डुबो कर रखते हैं? कैरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि धातुएं जो होती हैं चमकशीलता प्रदर्शित करती हैं, लेकिन अधातुओं में इनके विपरीत गुण होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। लेकिन आपको मालूम है आयोडीन धातु है कि अधातु? अधातु है कि धातु है? तेरे को मुर्गा बना दूंगा वहीं पे। अधातु होती है आयोडीन, फिर भी इसमें क्या होती है बेटा? चमक होती है। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे अपवाद के रूप में। फिर धातु जो होती हैं विद्युत और ऊष्मा की क्या होती हैं? सुचालक। लेकिन अधातु है कौन? ग्रेफाइट। विद्युत और ऊष्मा का क्या करता है? चालन करता है। ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय और तन्य धातु कौन सी है? सोना है। कौन सी है भाई? सोना। धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके कैसी हो जाती हैं? पॉजिटिव हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। ठीक है ना। उसके बाद धातुओं के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च। लेकिन सीजियम आपको मालूम है हथेली पर रखते ही क्या हो जाता है? वाष्पीकृत हो जाता है। गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे? कम होंगे। ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन हैं बेटा, ध्यान रखना। उसके बाद में
आप लिखेंगे भाई अधातु लिखेंगे, अधातु, टाइटल लिखेंगे अधातु, अधातु को कहते हैं नॉन मेटल, अधातु को क्या कहते हैं भाई, नॉन मेटल। इसमें लिखेंगे धातुओं के विपरीत गुण दर्शाने वाले तत्व, धातुओं के विपरीत गुण दर्शाने वाले तत्व क्या कहलाएंगे बेटा, अधातु कहलाएंगे। ठीक है, और इनकी संख्या आपसे पूछी जाती है कि प्रकृति में अधातुओं की संख्या कितनी होती है, तो संख्या लिखेंगे लगभग 20। लगभग इनकी संख्या कितनी होती है बेटा, 20 होती है। ठीक है भाई, बस इतना ही लिखेंगे। इसके बाद में लिखना उपधातु, उपधातु को क्या कहेंगे अपन, मेटालॉइड्स कहेंगे, मेटालॉइड्स, मेटालॉइड। ठीक है, इसमें लिखेंगे बेटा, लिखना यह धातु व अधातु यह धातु व अधातु दोनों की तरह व्यवहार करती हैं, यह धातु व अधातु दोनों की तरह क्या करती हैं भाई, व्यवहार करती हैं। ठीक है, इनकी संख्या लिखना इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। लिखना इनकी संख्या 7 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 7। कौन कौन सी होते हैं बेटा, लिखेंगे बोरोन, सिलिकॉन, उसके बाद में लिखना जर्मेनियम, फिर लिखना आर्सेनिक, फिर लिखना एंटीमनी, एंटीमनी क्या लिखोगे, एंटीमनी। फिर लिखेंगे टेल्यूरियम, बातें मत करो बेटा, टेल्यूरियम, और फिर लिखेंगे पोलोनियम। टिन नहीं आएगा, एंटीमनी का क्या आता है बेटा, एसबी आता है। क्या आता है, एसबी। ठीक है भाई, तो ये बातें हैं बेटा आपकी धातु और अधातु से। इसके बाद में लिखेंगे यौगिक, यौगिक, यौगिक को क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, लिखना जब 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा, यौगिकों का निर्माण होता है। ठीक है भाई, उसके बाद में आपको सुनना है, एक तो धनायन होते हैं और एक क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये आयन आपस में मिलकर के किसका निर्माण करेंगे बेटा, आयनिक यौगिक का। किसका निर्माण करेंगे, आयनिक यौगिक का निर्माण करेंगे।
और आयनिक यौगिक जो होते हैं बेटा, ध्यान रखना, जल में तो क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। जल में क्या होते हैं भाई, घुलनशील। कौन भाई, आयनिक यौगिक, ठीक है। जबकि अपन बात करें अल्कोहल में, किसमें भाई, अल्कोहल, ईथर, बेंजीन इत्यादि में ये क्या होते हैं बेटा, अघुलनशील। क्या होते हैं बेटा ये, अघुलनशील, ठीक है। इस बात को लिखो, उसके बाद में अपन और बात करेंगे। ये जैसे बोर्ड पे लिख रखा है सेम ऐसे के ऐसे लिख लो। धन आयन और ऋण आयन आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, ये आयनिक यौगिकों का। किसका बेटा, आयनिक यौगिकों का। और आयनिक यौगिक जो होते हैं जल में क्या होते हैं बेटा, घुलनशील। जबकि अल्कोहल, ईथर और बेंजीन में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। लिखो इसको, लिख लिया, क्या बात है। आज 5 हो गई भैया ना। कब का है तुम्हारा एग्ज़ाम, 8 का, सभी का 8 का ही है। आपका कब का है, नहीं है, आपका है, अभी आपका है। चलो, हाँ संडे के दिन एग्ज़ाम होते हैं। लिख लिया भाई। उसके बाद में लिखना, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। ठीक है भाई। उसके बाद में लिखेंगे केवल द्रव अवस्था में ही विद्युत का चालन करते हैं। केवल द्रव अवस्था में ही विद्युत का चालन करते हैं। कारण लिखेंगे, कारण लिखेंगे, लिखना भाई। द्रव अवस्था में यौगिकों के बीच बने हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, जिसके कारण आयनों को गति करने के लिए पर्याप्त स्थान मिल जाता है, जिसके कारण आयनों को गति करने के लिए पर्याप्त स्थान मिल जाता है। ठीक है। और ये जो आयन्स होते हैं बेटा, ये विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करते हैं, गमन करने लगते हैं और विद्युत का प्रवाह होता है। किसका प्रवाह होता है भाई? विद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है ना। तो द्रव अवस्था में ही जो आयनिक यौगिक होते हैं विद्युत का चालन कर पाते हैं, ठोस अवस्था में नहीं, क्योंकि ठोस अवस्था में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो टूटते नहीं। बर्फ में होता है बिल्कुल।
क्या वो यौगिकों में आ जाएगा। अर्ध शुष्क ठोस है वो, उसको हम ठोस नहीं कह सकते, अर्ध शुष्क ठोस है वो। क्या है? अर्ध शुष्क ठोस। समझ रहे हो? चलिएगा, इसके बाद में लिखना मिश्रण लिखना बेटा, तीसरा बिंदु मिश्रण। हाँ, तीसरा बिंदु लिखेंगे मिश्रण। मिश्रण, इसको क्या कहते हैं? मिक्सर। और मिक्सर का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है बेटा? नमकीन है। क्या है? नमकीन। नमकीन का स्वाद जानते हो ना आप? हाँ, मिक्सचर ही आती है। ये खुशी, क्या नाम है तेरा बेटा? निशा, ज़्यादा ज़ोर से बोल रही है, ज़्यादा खाती है नमकीन, है ना? ये नमकीन बेटा, इसको मिक्सर बोल सकते हैं अपन। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ पर ये क्या होगा बेटा? मिश्रण। यौगिकों में हमने कहा है कि जब दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर क्या बन जाए? यौगिक। तो यहाँ पर अपने को अनिश्चित अनुपात में मिलाना है। आपको मालूम है नमकीन होती है, मीठी होती है, थोड़ी सी खट्टी होती है। अरे भाई 1 kg नमकीन है और उसमें अपन 1 किलो ही नींबू डाल दें, खट्टा कोई और अन्य पदार्थ डाल दें, तो क्या बनेगा फिर? वो यौगिक बनेगा। क्या बनेगा? यौगिक। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी होगी ना वो फिक्स नहीं होगी भाई। क्या नहीं होगी? फिक्स नहीं होगी। ठीक है, तो लिखना जब दो या, हाँ मूंगफली भी आपको 10-20 ही मिलती है ना, लिखना जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को, जब दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो मिश्रण बनते हैं। तो क्या बनते हैं भाई? मिश्रण बनते हैं। और मिश्रण दोस्तों आप जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण कितने प्रकार के होंगे बेटा? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में आप ध्यान रखना विलय पदार्थ के कण जो होते हैं, क्या भाई? विलय पदार्थ के कण जो होते हैं ये आपको समान मात्रा में मिलेंगे। कैसी मात्रा में मिलेंगे भाई? समान मात्रा में मिलेंगे। जबकि विषमांगी मिश्रण में क्या होता है बेटा? विलय पदार्थ के जो कण होते हैं वो समान में मिलेंगे, असमान में? असमान में। विलय पदार्थ के कण असमान मात्रा में मिले होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भाई ये जो समांगी मिश्रण होते हैं इन्हें हम अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। और इनको हम क्या कर सकते हैं? विषमांगी को अलग कर सकते हैं। कैसे बेटा? मैं आपसे कह दूं कि भाई अपने पास में नमक और किसका? चीनी का जलीय विलयन है। क्या है भाई? जलीय विलयन। शिकंजी है, शिकंजी को बेटा अलग कर दोगे क्या आप? नमक को अलग कर दोगे? चीनी को अलग कर दोगे? नहीं कर सकते। तो वो क्या होगा? समांगी मिश्रण होगा। क्या होगा बेटा? समांगी मिश्रण। और मैं आपसे कह दूं कि रेत है और अपने पास किसका बुरादा है? लोहे का बुरादा है। इसको कर दोगे ना? बचपन के दिनों में खूब मिट्टी में हाँ चुंबक घुमाई होगी, है ना? मिट्टी में खूब आपने चुंबक घुमाई होगी। तो लिख लो भाई, यह है समांगी और विषमांगी मिश्रण। विषमांगी को हम अलग कर सकते हैं, समांगी को अलग नहीं कर सकते हैं। लिख लो फटाफट। चलो बहुत अच्छी बात है, लिख ली। तो हैं? धीरे धीरे लिख रहे हो? लिख लो। धीरे धीरे लिखोगे तो लिखते ही रहोगे फिर। लिख लिया भाई सभी ने?
तो ये आपका पदार्थ वाला टॉपिक तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। कौन? वायु। वायु के साथ जब ठोस द्रव ऐसे मिलते हैं, वो टॉपिक दे ही नहीं रखा है विलियन वाला, है ना। विलियन वाला टॉपिक तत्व, यौगिक और मिश्रण, मिश्रण होगा भाई, हाँ ठीक है, वो टॉपिक दे ही नहीं रखा है। ठीक है भाई, आपका ये टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट। तो दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर लें। अम्ल, क्षार और लवण का दे रखा है सिलेबस में। चलो लगाओ जल्दी से एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा आपको। किससे मिलेगा? अम्ल, क्षार एवं लवण से मिलेगा। क्या हुआ मैडम? है? हाँ भाई नया टॉपिक लगाइएगा, अम्ल, क्षार एवं लवण। एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड, बेस एंड साल्ट लिख लिया भाई। सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एसिड के बारे में। एसिड कौन होते बेटा? ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। जलीय विलयन में क्या देते हैं ये? H+ आयन। ठीक है, इनकी pH कितनी होती है? 7 से कम। ठीक है, और आपको याद रखना है ये कैसे नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। लिखो ये 4 बातें लिखो। क्षार लाल को कैसा कर देते हैं? नीला। याद नहीं रहे तो किसको याद रखना? अनिल नाम को याद रखना। ऐसे अमल, नी से नीला, ले से लाल। अमल जो होंगे वो नीले को कैसा करेंगे? लाल करेंगे। और इसके अपोजिट क्षार जो होंगे लाल को कैसा करेंगे? नीला करेंगे। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, बच्चे गलत करके आ जाते हैं। ठीक है भाई, चलेगा। इसके बाद में आपको लिखना है अम्लों के प्रकार। अम्लों के प्रकार। अम्लों के प्रकार लिखना सबसे पहले अकार्बनिक या खनिज अम्ल। अकार्बनिक या फिर लिखना खनिज अम्ल। अकार्बनिक या खनिज अम्ल लिख लिया। ये कहाँ से प्राप्त होंगे बेटा? खनिजों से। वे अम्ल जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? खनिजों से प्राप्त होते हैं। उनको क्या कहते हैं बेटा? खनिज अम्ल कहते हैं या अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, दूसरा लिखना बेटा कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल क्या लिखेंगे? कार्बनिक अम्ल लिखना। यह हमें पेड़ पौधों व जंतुओं से प्राप्त होते हैं। यह हमें पेड़ पौधों और कहाँ से प्राप्त होते हैं बेटा? जंतुओं से प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। कौन से अम्ल बेटा? कार्बनिक अम्ल। यहाँ पर अकार्बनिक में बेटा आपको याद रखना है H2SO4 और HNO3। ठीक है, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 को क्या कहेंगे? नाइट्रिक अम्ल।
ठीक है, आगे मैं लिखवाऊंगा आपको ये सारे, ठीक है ना। फिर यहाँ पर कार्बनिक अम्ल पेड़ पौधों से और जंतुओं से, जैसे कि मधुमक्खी या चींटी के डंक में आपसे पूछ लिया जाता है कौन सा अम्ल होता है बेटा, फॉर्मिक अम्ल या फिर मेथेनोइक एसिड कह देते हैं। और मैं आपसे कह दूं कि भाई खट्टे दूध व दही में लैक्टिक एसिड होता है, और दूध हमें कहाँ से प्राप्त होता है बेटा, जानवर से, भैंस से प्राप्त होता है, तो ये जंतुओं से प्राप्त हो गए अम्ल। और मैं आपसे कह दूं कि सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है, नींबू में मिलता है, ठीक है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, पेड़ से, पौधे से प्राप्त हुआ है। तो वे अम्ल जो हमें जीव जंतु और पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, कार्बनिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में लिखना हाइड्रा अम्ल। हाइड्रा अम्ल, हाइड्रा अम्ल जो होते हैं इनमें हाइड्रोजन तो उपस्थित होती है, ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, जैसे कि हाइड्रोजन आयोडाइड, HCl, HCN, है ना। तो लिखो इसको, लिखना हाइड्रा अम्ल में लिखना हाइड्रोजन उपस्थित, ऑक्सीजन एब्सेंट, ठीक है भाई। एग्जाम्पल लिखना HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, और कोमा करके लिखना HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, कोमा करके लिखना HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, HCN, हाइड्रोजन सायोनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, लिख लिया भाई। उसके बाद में लिखना ऑक्सी अम्ल। कार्बनिक के बाद हमें आपने लिखा है, क्या लिखा है भाई, हाइड्रा, और हाइड्रा के बाद में क्या लिखेंगे, ऑक्सी। तो ऑक्सी में लिखना बेटा वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिले, दोनों उपस्थित हों, दोनों मिले, वो क्या कहलाएंगे भाई, ऑक्सी अम्ल कहलाएंगे। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आप लिख सकते हैं, जैसे कि CH3COOH, एसिटिक एसिड, ऑक्सीजन भी है और क्या है, हाइड्रोजन। आप लिख सकते हैं H2SO4, आप लिख सकते हैं HNO3, क्या लिख सकते हैं, HNO3। इसके बाद में आप क्या लिख सकते हैं, HCOOH, फॉर्मिक अम्ल। ये सभी जो होते हैं ये क्या होते हैं बेटा, ऑक्सी अम्ल होते हैं। क्या होते हैं भाई, ऑक्सी अम्ल। उसके बाद में तनु अम्ल लिखना, तनु अम्ल, लिखना तनु अम्ल, वे अम्ल जिनके जलीय विलयन में वे अम्ल जिनके जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा कम हो, जिनके जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा कम हो, तो वो कौन कहलाएंगे भाई, तनु अम्ल। और नेक्स्ट एरो से लिखना अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो, अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो तो कौन कहलाएंगे बेटा, सांद्र कहलाएंगे। कौन से अम्ल कहलाएंगे, सांद्र अम्ल कहलाएंगे, ठीक है भाई, सांद्र अम्ल कहलाएंगे। अब इसके बाद में बेटा प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल और पढ़ते हैं। प्रबल अम्ल क्या होते हैं और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रबल अम्ल, हाँ प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, स्ट्रोंग एसिड। अब यहां पर प्रबल अम्ल में मैं बात करूंगा बेटा वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता आपको क्या मिलेगी भाई, ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। और पीएच मान क्या मिलेगा भाई, कम मिलेगा, ठीक है। वो कौन होंगे भाई, प्रबल अम्ल। और जस्ट इसके विपरीत हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता तो क्या होगी बेटा, कम। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या होगी भाई, कम। और पीएच मान क्या हो भाई, पीएच मान क्या हो, ज़्यादा हो, तो वो कौन कहलाएंगे, दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। लिख लो इनको, प्रबल और दुर्बल अम्ल दोनों को। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल लिख लिया। यहाँ पर दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि H3BO3 क्या होता है ये,
हाइड्रोबोरिक अम्ल, हाइड्रोबोरिक अम्ल H3BO3, ठीक है भाई। उसके बाद में लिख सकते हैं CH3COOH, इसी में लिखना दुर्बल अम्ल में ही CH3COOH, HCOOH भी लिख सकते हैं, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो ये थे बेटा अम्लों के प्रकार। प्रबल अम्ल में अभी कुछ मत लिखो, आगे लिखवाऊंगा, ठीक है। ये दुर्बल में, ये किस में है? दुर्बल में, ठीक है भाई। इसके बाद में लिखना कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ और उनमें उपस्थित अम्ल। जैसे कि बेटा सबसे पहले यहां पर लिखेंगे पदार्थ और इधर लिखेंगे आप क्या? इनमें उपस्थित अम्ल। जैसे कि मैं आपसे लिख दूं बेटा खट्टे दूध व दही में, खट्टे व दूध व दही में कौन सा होगा भाई? लैक्टिक अम्ल। कौन सा होगा बेटा? लैक्टिक अम्ल। फिर मैं आपसे यह कह दूं कि भाई नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू में कौन सा होगा? सिट्रिक। कौन सा होगा भाई? सिट्रिक। फिर मैं आपसे यह कह दूं इमली में कौन सा होगा? टार्ट्रिक। कौन सा होगा बेटा? टार्ट्रिक अम्ल होगा। फिर मैं आपसे यह कह दूं मधुमक्खी, हाँ, वे चींटी के डंक में कौन सा होगा भाई? फॉर्मिक एसिड होगा, जिसे मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, ध्यान रखना भाई। ठीक है भाई। उसके बाद में लिखना टमाटर में, टमाटर में कौन सा होता है? नहीं, ऑक्जेलिक होगा भाई। पागल है क्या? मैलिक होता है, ठीक है। टमाटर में ऑक्जेलिक लिख लो। सेब व चाय में मैलिक लिख लो। फिर आपसे पूछे कि गेहूं में कौन सा अम्ल होता है? लिख लो भाई ग्लूटेमिक। ठीक है भाई, ध्यान रखना ये बातें, ठीक है। उसके बाद में अगला जो बिंदु पढ़ेंगे अपन, कुछ महत्वपूर्ण अम्लों के उपयोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगला बिंदु लिखना कुछ महत्वपूर्ण अम्लों के उपयोग। कुछ महत्वपूर्ण अम्लों के उपयोग। कुछ महत्वपूर्ण अम्लों के उपयोग। सबसे पहले लिखना बेटा HCl। नाम क्या है इसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पाचन तंत्र पढ़ा है आपने भाई?
देखिएगा, ये मानव है और ये मानव का आपको मालूम है एक संरचना है जिसको अपन क्या कहेंगे, स्टोमक कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, स्टोमक। या तो जे आकार का होता है या फिर यू आकार का मिलेगा, ठीक है। और इस आमाशय के भीतर जठर ग्रंथियाँ होती हैं। क्या होती हैं, जठर ग्रंथियाँ। और ये किसका श्रावण करती हैं, जठर रस का। किसका बेटा, इसकी पीएच आपसे पूछी जाती है 1.2 से 1.8 होती है, 1.2 से 1.8 होती है। और यहाँ पर HCl, पेप्सिन, रेनिन, म्यूकस आदि का श्रावण होता है भाई यहाँ से, ठीक है, आमाशय द्वारा, जो कि भोजन को पचाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, भोजन को और अधिक टुकड़ों में तोड़ने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, इसके बाद में भोजन कहाँ पर जाता है, हमारी छोटी आंत में जाता है, ठीक है। छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत में फिर तीनों ही रस आकर के मिलेंगे। कौन कौन से रस, आंत्र रस, पित्त रस और अग्नाशय रस। भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। तो भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, छोटी आंत में ही होता है। उसके बाद में कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में थोड़ी सी देर के लिए ठहरेगा। बड़ी आंत क्या करेगी, भोजन में से जो उपस्थित जल है उसका क्या कर लेगी, अवशोषण कर लेगी। और फिर इसके बाद में इसको कहाँ भेज देगी, मलाशय में। कहाँ पर भेज देगी भाई, मलाशय में। बड़ी आंत का पार्ट होता है मलाशय, सीकम, कोलन और रेक्टम। अब रेक्टम भाग में जो भोजन होता है वो कुछ समय के लिए ठहरेगा, उसके बाद में हम इसको मल के रूप में बाहर त्याग देते हैं, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, चलेगा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य रूप से जो उपयोग किया जाता है वो भोजन के उपापचय के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो लिखना बेटा, पहला उपयोग इसका भोजन के उपापचय में, भोजन के उपापचय में। भोजन के उपापचय, मेटाबॉलिक उपापचय में, ठीक है। दूसरा लिखेंगे आप, रंग व औषधि निर्माण में, रंग व औषधि निर्माण में, हाँ। उसके बाद में लिखेंगे अम्लराज बनाने में। अम्लराज बेटा कैसे बनता है, HCl और HNO3 दोनों को 3:1 में क्या करते हैं बेटा, मिलाते हैं, तो अम्लराज बनता है। और इसी अम्लराज को अपन क्या कहते हैं, एक्वारेजिया। क्या कहते हैं बेटा, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया को कई बार वो दूसरे नाम से भी पूछता है, इसको बभगता द्रव भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, बभगता द्रव। और इसका जो यूज है वो कौन करते हैं बेटा, सुनार करते हैं। कौन करते हैं, सुनार करते हैं। किस में करते हैं, जो कठोर धातुएं होती हैं, कौन कौन सी, जैसे कि प्लेटिनम की बात करूं, अभी लिखवाया था आपको ना, सोने की बात करूं, तो इनको क्या करने में बेटा, गलाने में। इनको क्या करने में, गलाने में किसका उपयोग किया जाता है, एक्वारेजिया का उपयोग किया जाता है। जल्दी से लिखें इसको, लिख लिया। क्या गजब है यार तुम्हारी स्पीड है ना, बहुत अच्छे, खतरनाक। इधर मैं भी खतरनाक तरीके हैं। ये बेटा रूटीन में आ रखा है, पता नहीं कितनी बार क्रैश कोर्स करवा दिया है ना, सब चीज़ें बिल्कुल रूटीन में है। हाँ हाँ, चिल्ड हो रहे हैं, ठंडे हो रहे हैं ना, लिखा नहीं जाता है। आप ये मान के चलो कि तुम्हारी मैराथन क्लास चल रही है ना, कुछ भी छोड़ भी नहीं रहा हूँ, सारी चीज़ें भी बता रहा हूँ, लिखवा भी रहा हूँ, ठीक है ना, चलिएगा। इसके बाद में लिखना बेटा H2SO4। इसको क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, ध्यान रखना, इसे पूछा जाता है अम्लों का राजा, अम्लों का राजा, ठीक है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, पेट्रोलियम के शोधन में। कहाँ पर भाई, पेट्रोलियम के शोधन में। और कहाँ पर, सीसा संचायक बैटरियों में। सीसा संचायक बैटरियों में।
और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है भाई? और इसका उपयोग किया जाता है विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में। हाँ, पदार्थों में, ऐसे कर लो, विस्फोटक पदार्थों में किसका उपयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करते हैं। लिख लिया? चलो, उसके बाद में लिखना HNO3। HNO3 को क्या कहते हैं बेटा? नाइट्रिक अम्ल। क्या कहेंगे? नाइट्रिक अम्ल। उपयोग लिखेंगे अम्लराज बनाने में। हाँ हाँ, करते हैं ना, कृत्रिम वर्षा में भी करते हैं इसका उपयोग, है ना, H2SO4 का। अम्लराज बनाने में किसका? HNO3 का। ठीक है। उसके बाद में बेटा आप लिखेंगे फोटोग्राफी व उर्वरक बनाने में। किसका उपयोग करते हैं? HNO3 का उपयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट बातें करेंगे अपन कल। ठीक है बेटा, इनको बहुत अच्छे से याद कर लो भाई। ठीक है।